हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। तो ये प्रीवियस का पूरा एक सेट है, तो इसको लास्ट तक देखना और लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। ये क्लास डेली आपको 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं 3 बजे की क्लास में। और 5 बजे की जो क्लास होती है उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज भी क्लासेस चलती हैं और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने पैडागोजी जो है सोशल साइंस की, उसके भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उसको भी जा करके आप ज्वाइन करिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एसएसटी में एसएसटी में जो पैडागोजी है वो क्या है, 20 नंबर की आती है। तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ से क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है कि ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा। तो ये डाउट मत रखिएगा, क्योंकि मैं पेपर 1 के भी क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ एंड साथ में पेपर 2 के भी क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मैथ वो सीडीपी पेडागोजी जो है वो क्या पेपर 1 एंड पेपर 2 की सेम है। तो ये डाउट मत रखना कि ये पेपर 1 में हेल्प करेगा या फिर पेपर 2 में मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन अदर्शन और रीजन का है। बात कही जा रही है कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता, यानी कि सभी बच्चों को क्या होता है, बचपन में खेलने के अवसर और जो है समय नहीं मिलता। तर्क जो दिया गया, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरीके से जो है अनुभव करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता, क्योंकि क्या है, हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है। क्योंकि मान के चलिए, जो बच्चे मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हो सकता है उनका बचपन जो है कुछ काम काज में बीते। वो हो सकता है धीरे छोटे बचपन से ही वो कोई शॉप पे जाना शुरू कर दें, वो कोई काम करना शुरू कर दें, जिससे वो अपना जीवन यापन शुरू कर पाएँ। और साथ में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो बचपन उनका अच्छा रहता है, वो अपना खेलते हैं, मस्ती करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। तो हर बच्चे का जो है अलग अलग जो है टाइम होता है, हर जो प्रोसेस जो अनुभव होता है, सबका बचपन अलग अलग होता है, ये बात भी सही है। तर्क जो दिया गया कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं, तो ये भी बात सही है। क्योंकि क्या है, हर बच्चे का संस्कृत अलग होती है, हर बच्चे का कल्चर अलग होता है, हर बच्चे का समाज भी अलग होता है। कैसी कंडीशन है वो निर्भर करती है, जो कंडीशन है वो निर्भर करती है कि बच्चे का अनुभव कैसा होगा। क्योंकि 5 साल का जो बच्चा है, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, रिच फैमिली से नहीं है, तो वो हो सकता है 5 साल का बच्चा बैलून बेच करके अपना जीवन यापन कर रहा हो, ठीक है। 5 साल का बच्चा बैलून बेच करके जो है अपना पेट भर रहा हो। और हो सकता है दूसरा बच्चा जो 5 साल का हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, जहाँ पे काफ़ी रिच फैमिली हो, तो वो हो सकता है खुद से उठ करके एक गिलास पानी भी ना पी पा रहा हो, खुद से वो कपड़े भी ना पहन पाता हो। तो हर बच्चे का अनुभव, हर बच्चे का जो है कल्चर अलग होता है, हर बच्चे का कंडीशन अलग होता है, ठीक है। तो ये तो बात सही है, यानी अदर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है, क्योंकि आप सभी बच्चे को एक जैसा नहीं समझ सकते कि हर बच्चे का बचपन एक जैसा बीता हो, हर बच्चे का समाज एक जैसा हो, हर बच्चे का कल्चर एक जैसा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अनुभव भी जो है अलग होंगे, क्योंकि जो 5 साल का बच्चा बैलून बेच रहा होगा उसमें एक अनुभव अलग होगा। जो ये 5 साल का बच्चा जो घर में रह रहा है, खुद से एक गिलास पानी उठा करके नहीं पी पा रहा है, तो उसका अनुभव अलग होगा। तो अनुभव भी जो है समाज पर निर्भर करता है, कल्चर पर निर्भर करता है, सोसाइटी पर निर्भर करता है कि बच्चा किस सोसाइटी में, किस कल्चर में है, ठीक है। तो इसका जो है आदर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो आंसर कौन सा सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। बाकी जो तर्क दिया गया है वो आपका गलत होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा, फोर भी गलत होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही, क्योंकि क्या है, दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें बात कही जा रही है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। तो पहला है, बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है
वो क्या है, केवल उसके वातावरण पर निर्भर होता है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास केवल वातावरण पर ना होकर के हेरिडिटी प्लस यानी हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हेरिडिटी भी डिसाइड करती है कि आपका ग्रो कितना होगा, आपका जो है संज्ञान डेवलपमेंट कितना होगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना होगा, और समाज जो है वो ये निर्धारित करता है कि आप जो है कितने मैच्योर, मतलब आप में कितना अनुभव आएगा। ठीक है, तो जो हेरिडिटी होती है वो क्या आपको मेचुरेशन यानी परिपक्वता आपको दे रही होती है, जो समाज होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो आपको अनुभव दे रहा होता है। तो दोनों क्या है, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, एक पक्ष जो है प्रभावित नहीं करेगा, एक पक्ष पर निर्भर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अगला है, केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि मान के चलिए अगर आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी थी बट आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया गया, हमेशा आपको घर में ही रखा गया, तो क्या आपका ग्रो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट ही मिल करके क्या है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, विकास जो है ये क्या है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का ही मिल करके जो है विकास होता है, तो ये कहना गलत होगा कि एक पक्ष से है जो विकास हो पाएगा, तो एक पक्ष को आप नकार नहीं सकते, दोनों होने चाहिए तभी जाके बच्चे का ग्रो हो पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्योंकि मान के चलिए आपकी हेरिडिटी में था कि आप स्पोर्ट में बेहतर करोगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स बेहतर कर रहे थे, बट आपको कभी प्रैक्टिस नहीं करने दी गई, कभी भी आपको मौका नहीं मिला, कभी आपको जो है इस फील्ड में जाने के लिए नहीं मतलब सपोर्ट किया गया, तो आप क्या कर पाओगे? आपकी हेरिडिटी में तो था, हेरिडिटी में है तो आप थोड़ा बहुत कर लोगे, बट अगर आपको प्रैक्टिस दी जा रही है टाइम से, सारे जो हैं जो संसाधन उसमें लगते हैं आपको वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस के टाइम दिया जा रहा है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप बेहतर करोगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी भरपूर मात्रा में मिल रही है, तो क्या है, एक पक्ष पर जो है बच्चे का ग्रो नहीं हो पाएगा, तो ये कहना गलत होगा। अगला है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट तभी होगा जब हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करेंगे, यानी एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तभी जाके बच्चे का ग्रो हो पाता है, क्योंकि आनुवंशिकता जो है, हेरिडिटी जो है, वो बच्चे में मिचुरेशन लाती है, परिपक्वता लाती है बॉडी में, क्योंकि 2 साल का बच्चा आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो साइकिल चलाना सीख जाए, क्योंकि वो उसकी बॉडी अभी उस टाइम मतलब बॉडी जो है उसकी वही परिपक्व नहीं हुई है कि साइकिल वो चला पाए। लेकिन वहीं पर जो है 7 साल का बच्चा, वहीं पर मान के चलिए 10 साल का बच्चा वो साइकिल चलाना सीख लेता है, 7-8 साल का बच्चा थोड़ा बहुत जो छोटी साइकिल होती है वो चलाना सीखने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी वहां तक परिपक्व हो चुकी है। 6 साल के बच्चे को आप हाई स्कूल का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसका माइंड वहां तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उसकी जो हेरिडिटी है अभी मेच्योर नहीं हो पाई है, क्योंकि क्या है, हेरिडिटी डिसाइड करती है कि आपका मिचुरेशन कितना होगा, और वातावरण डिसाइड करता है कि आपका जो है ग्रो कितना होगा, आपका डेवलपमेंट कितना होगा, क्योंकि मिचुरेशन होनी चाहिए, आप उस काबिल बन पाओ, बॉडी से आप वहां तक पहुंच पाओ, तब जाके आपको जो है वातावरण का जो प्रभाव मिलेगा देखने को, तो आप बेहतर करोगे। क्योंकि 6 साल के बच्चे को आप जो है हाई स्कूल का नहीं पढ़ा सकते, भाई क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपके आनुवंशिकता जो आपकी हेरिडिटी है वो अभी वहां तक मेच्योर नहीं हो पाई है। जब हेरिडिटी मेच्योर हो जाएगी तो आप इन्वायरमेंट अच्छा देंगे, बच्चे को अच्छे माहौल में रखेंगे, अच्छे से उसको रीडिंग करवाएंगे, अच्छे से जो है टीचिंग मेथड जो प्लान करेंगे, बच्चा अच्छे से इन्वॉल्व होगा, बच्चे की सारी एक्टिविटी आप ध्यान में रखेंगे, तो बच्चा ग्रो करेगा, आराम से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आनुवंशिकता और हेरिडिटी जब परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तभी जाके बच्चे का डेवलपमेंट हो पाता है। एक पक्ष को कभी भी नकार के डेवलपमेंट नहीं होगा, एक पक्ष को कभी भी आप कम नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि विकास के विभिन्न जो है आयामों में आनुवंशिकता और वातावरण का जो अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये भी बात सही है, यानी कि थर्ड और क्या है, फोर्थ ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि सही पूछा गया है तो सही का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें बात कही जा रही है कि विकास की प्रक्रिया यानी कि जो डेवलपमेंट होता है इसका प्रोसेस क्या होता है, बहुआयामी होता है या फिर एक रूपी होता है या फिर रेखिक होता है या फिर स्थिर होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है ये आपका कैसा होता है, ये एक आपका बहुआयामी होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो कभी एक रूप में नहीं होता, यानी एक ही दिशा में आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है। आपका जब डेवलपमेंट होता है तो आप
इमोशनली भी मैच्योर हो रहे होते हो, आप सोशली भी लोगों से इन्वॉल्व हो रहे होते हो, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बेहतर हो रहा होता है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बेहतर हो रहा होता है। तो आपके हर पक्ष जो है वो डेवलपमेंट आपका हर पक्ष में हो रहा होता है। ये नहीं कह सकते कि आपका जो डेवलपमेंट है वो एक ही पक्ष में होगा, ठीक है, तो एक रूपीय नहीं होगा। रेखीय होता है तो रेखीय डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि हमेशा ग्रो आपका फिक्स नहीं है कि आपका ग्रो है एक ही दिशा में होता चला जाएगा, क्योंकि कभी आप बेहतर सीखोगे, कभी आप ज़्यादा पढ़ोगे, कभी आप कम पढ़ते होगे, क्योंकि ये तो नहीं है कि आप डेली जो है 5 ही घंटे पढ़ते होगे। कभी आप 2 घंटे भी पढ़ाई करते होगे, कभी 6 घंटे भी हो जाता होगा, कभी 1 घंटे भी होता होगा, कभी कभी शायद काम की वजह से होती भी ना हो पढ़ाई। तो ये जो है ग्रो होता है, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा एक रेखीय में नहीं होता है, बल्कि क्या है, वर्तुलाकार में होता है। कभी आप ज़्यादा सीखेंगे तो कभी आप कम सीखेंगे, ठीक है। स्थिर होता है तो अगर स्थिर है तो आपका डेवलपमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होगा, जब आपका ग्रो होगा तभी जाके आपका डेवलपमेंट होगा, यानी कि लर्निंग होगी तभी आपका डेवलपमेंट होगा। ये नहीं है कि डेवलपमेंट पहले हो जाएगा, लर्निंग आपकी बाद में होगी, ठीक है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बहुआयामी प्रक्रिया है। बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, एक पक्ष में नहीं होता, सब बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, यानी बहुआयामी प्रक्रिया हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। आज के क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे खासे आज देखने को मिलेंगे, आपका काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, यानी क्वेश्चन जो है क्लास जो है ये लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बात कही जा रही है, बच्चों के विकास की दिशा डैश डैश होती है, और जो है प्रत्येक बच्चा डैश डैश, यानी बच्चे का जो विकास की दिशा है वो कैसी होगी, और प्रत्येक बच्चा, तो इसमें क्या फिल किया जाएगा। पहला है एक जैसी, अपनी गति के मतलब अपनी गति से विकसित होता है, या फिर अलग अलग, या फिर अपनी गति से विकसित होता है, या फिर एक जैसी, या फिर समान रूप से विकसित होता है, अलग अलग, समान रूप से विकसित होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आंसर होगा 2 ऑप्शन, क्योंकि बच्चों के विकास की दिशा अलग अलग है, अलग अलग होती है, और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेवलपमेंट की जो दिशा है वो अलग अलग होती है। ये आप नहीं कह सकते कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, हर बच्चे की जो डेवलपमेंट की दिशा है वो एक ही जैसी होगी। कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति अलग होगी तो उनका अलग डेवलपमेंट होगा, कुछ का कल्चर बहुत अच्छा होगा तो उनका डेवलपमेंट अलग होगा। तो हर बच्चे का जो ग्रो होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो उनकी दिशा अलग अलग होती है। और हर प्रत्येक बच्चा अपनी गति, यानी अपनी गति से विकसित करता है, क्योंकि कुछ बच्चे धीरे सीख रहे होंगे तो कुछ बच्चे फास्टली सीख रहे होंगे। जैसे कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं क्लासरूम में, तो गिफ्टेड बच्चे क्या होते हैं, वो जल्दी से सीखते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, डम होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो हर बच्चा जो है अपनी गति के अनुसार सीख रहा होता है। जितनी उसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना उसमें मेच्योरेशन होगा, जितना वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाता होगा, तो उस हिसाब से बच्चा जो है सीखेगा। ये नहीं आप कह सकते हर बच्चा एक समान गति से सीख पाएगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही, बाकी ऑप्शन जो है क्या आपके गलत हो जाएंगे। आंसर फर्स्ट यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें बात कही जा रही है कि विकास का जो है समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी कि जो आपका जो है प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट है ये किससे संबंधित है। तो प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, शारीरिक विकास से होगा, या फिर संज्ञानात्मक विकास से होगा, या फिर भावनात्मक विकास से होगा, या फिर व्यक्तित्व विकास से होगा। तो बात कही जा रही है प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर होना डेवलपमेंट। वहीं पर अगर आपका होता सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, तो सिर से पैर की तरफ हो जाता है, यानी कि बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना सीख रहा होता है, फिर उसके पैरों पे जोर आता है, फिर बच्चा क्या है, बच्चों के पैरों पे जोर आता है, यानी कमर पे जोर आता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है, फिर उसके पैरों पे जोर आता है, फिर बच्चा खड़ा होना सीखता है, फिर क्या चलना, फिर दौड़ना बच्चा सीख जाता है। तो ग्रो कैसे हुआ, सिर से पैर की तरफ जाता है, तो ये हो जाता है आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, यानी सिर से पैर की ओर जाना। ध्यान रखिएगा, कभी भी सिर से पैर यानी पैर यानी कि पैर से सिर की तरफ नहीं होगा, बल्कि सिर से पैर की तरफ होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। जो प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट होता है ये केंद्र से बाहर की ओर जाता है, ठीक है, ये केंद्र से बाहर की ओर हो रहा होता है डेवलपमेंट। पहले आपके धड़कनें आती हैं, फिर आपके कंधों पर जोर गया, फिर आपके हाथों पर जोर आया, फिर आपके जो फिंगर्स
यानी फिंगर पे जोर आएगा। ये तो नहीं हुआ होगा कभी फिंगर पे पहले जोर आ गया फिर आपके हाथों पे कंट्रोल आया फिर आपके दिल में धड़कन आई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। पहले यानी जो सेफेलोकॉर्डल होता है वो केंद्र से बाहर की ओर ग्रो हो रहा होता है। वहीं पे जो आपका सेफेलोकॉर्डल है, सॉरी, सेफेलोकॉर्डल जो है वो सिर से पैर की तरफ होगा ग्रो, और प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बात कही जा रही है जो आपका प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि शारीरिक विकास इसमें हो रहा है, क्योंकि आपका ग्रो क्या हो रहा है केंद्र से बाहर की ओर, यानी सबसे पहले धड़कन, फिर कंधों पर जोर, फिर हाथों पर जोर, फिर फिंगर्स पे जोर आ रहा है, तो केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, यानी कि बॉडी में जो है परिपक्वता आ रही है, बॉडी में मेचुरेशन आ रही है, तो शारीरिक विकास आपका हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की कोई बात नहीं की जा रही है, भावनात्मक विकास भी आपका नहीं होगा, और आपका व्यक्तित्व विकास भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें बात कही जा रही है कि किशोरों के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीय संस्थाएं हैं, यानी कि बच्चे का सोशलाइजेशन करना है तो उसके लिए कौन सी संस्थाएं, कौन सी एजेंसी जो है सेकंड एजेंसी होगी, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट एजेंसी में क्या होता है, हमेशा जो है परिवार होता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? फैमिली रहेगा। अगर फैमिली ऑप्शन में नहीं है और फर्स्ट एजेंसी पूछा है तो आप नेबरहुड के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली मतलब फर्स्ट एजेंसी पूछा है और फैमिली है, तो आप किसी भी कंडीशन में किसी और ऑप्शन के साथ नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन गलत भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फैमिली है फर्स्ट एजेंसी की। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि सेकंड एजेंसी पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मीडिया, किताबें, धर्म, या फिर परिवार, किताबें, आपका कानून, या फिर कानून, किताबें और परिवार, या फिर कानून, धर्म और परिवार। तो कौन सा ऑप्शन जो है होगा? सेकंड एजेंसी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि क्या है, परिवार आपका जो है, फैमिली जो है वो फर्स्ट एजेंसी है, बात क्वेश्चन में कही गई है सेकंड एजेंसी की, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड जो है ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें फैमिली दी गई है। जो आपका 2 ऑप्शन है ये भी गलत होगा, क्योंकि इसमें भी फैमिली दी गई है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें फैमिली नहीं दी गई है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय जो है संस्थाएं पूछी गई हैं, सेकंड एजेंसी पूछी गई है, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि मीडिया, किताबें, धर्म, बाकी जो क्या होती है सब हमारी सेकंड एजेंसी के अंतर्गत चली जाती हैं, जिनका हम पर डायरेक्ट प्रभाव ना पड़ के इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, तो आपका सेकंड एजेंसी हो जाता है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इसलिए होगा, परिवार हमेशा फर्स्ट एजेंसी में जाता है। रीजन ये है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली के संपर्क में आता है, फैमिली के बाद वो आसपास के लोगों के संपर्क में आता है, आसपास के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट होता है। तो अगर फैमिली, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट एजेंसी पूछा है और ऑप्शन में जो है परिवार दिया है, तो आप परिवार के साथ जाएंगे। अगर परिवार नहीं दिया है, क्योंकि सीटेट कभी कभी घुमाता भी है, तो अगर परिवार नहीं दिया है तो आप नेबरहुड के साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर सही होगा। ध्यान रखिएगा भाई क्या कह रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है, तो आपको क्या है, सब कुछ आना चाहिए, आपको सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपको पता है कि मेरा विद्यालय यहाँ पर है, अब ये रास्ता सीधा भी गया है, एक रास्ता घुमा कर भी गया है, ठीक है, ऐसे घुमाया है। अब आपको पता है कि मेरा विद्यालय यहाँ पर है, अब आपको पता है, कंफर्म पता है। अब आप चाहे इस रास्ते से जाओ या फिर आपको इस रास्ते से जाना पड़े, जब आपको पता है कि मेरा विद्यालय यहाँ पर है तो आप पहुँच जाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ हर डाउट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमाएं, सीटेट आपको पता है इसका आंसर ये होगा तो होगा, आप क्लिक करके आओगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हर डाउट अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन कैसे घुमा भी सकता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि अगर आपने रट लिया, चीज़ों को समझा नहीं और थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया तो आप भी घूमोगे साथ में। तो इस वजह से क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से करके आना है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में फैमिली नहीं दी गई होती है और फर्स्ट एजेंसी पूछ लेता है और क्या दे देता है, पड़ोस, नेबरहुड दे देता है, आस पड़ोस दे देगा या फिर नेबरहुड लिखा होगा। तो उसमें क्या है, कन्फ्यूजन होती है कि यार इसमें फैमिली तो दी नहीं गई है, और फैमिली फर्स्ट एजेंसी होती, बाकी आज सारे जो है सेकंड एजेंसी होते हैं, वहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा
कि अगर फैमिली नहीं दी गई है तो आपका नेबरहुड जो है वो आपका सेकंड एजेंसी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का जो है इस्तेमाल करते हैं? तो आपका संतुलीकरण है, परिपक्वता है, स्कीमा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी है। तो बात कही जा रही है पियाजे के अनुसार कि मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार हैं के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, थर्ड ऑप्शन होगा स्कीमा। क्योंकि आपके दिमाग में जो आप सोच रहे हो, जो आप विचार कर रहे हो, जो चीजें पहचान पा रहे हो, आप स्कीमा के द्वारा ही पहचान पा रहे हो। क्योंकि मान के चलिए अगर आप किसी वस्तु को पहचान पाते हो तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है। अगर हम मतलब पियाजे कहते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को, ए टू जेड किसी भी चीज को अगर हम पहचान पा रहे हैं, एक पेन को भी देखकर हम पहचान पाते हैं कि ये पेन है, तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है पहले से, इसलिए हम इस पेन को पहचान पाते हैं कि ये पेन है। ठीक है, आपने कोई फर्स्ट टाइम चीज देखी हो, पहले कभी ना देखी हो, उससे रिलेटेड कोई बातचीत ना हुई हो, कुछ भी ना हुआ, तो क्या आप उस चीज़ को पहचान पाओगे कि ये क्या चीज़ है? नहीं पहचान सकते। लेकिन अगर आपने एक बार देख ली और आपसे किसी ने बता दिया कि हाँ ये जो है वस्तु, इसका ये नाम है, ये चीज़ ऐसी होती है, तो आप पहचान जाओगे। क्यों पहचान पाए? क्योंकि उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा बन चुका है। तो पियाजे कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, कुछ भी अगर पहचान पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। समीपस्थ विकास बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे पूछा है। ये आपका वाइगोस्की की थ्योरी में दिया गया है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कही जा रही है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है, यानी कौन सा इसमें युग्म जो है सही मिलान हुआ है? तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी चालक अवस्था। इसके पहले हम समझते हैं इसकी एज क्या है। तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात कही जा रही है कि संवेदी चालक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल। तो क्या जो है बच्चा 0 से 2 साल का बच्चा वो चीजों को क्रम में व्यवस्थित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है। वो कुछ भी जो सीखता है अपने सेंस का प्रयोग करके वो सीख रहा होता है। अगर आग भी रखी हो तो उसको ये नहीं पता कि इसको हम छुएंगे तो जल जाएंगे, बट वो जब उसको टच करेगा और जब जलेगा, उसको हीट लगेगी, तो वो हाथ पीछे करेगा। तो अपने सेंस का प्रयोग करके बच्चा सीख रहा होता है। उसको ये नहीं पता कि हम संरक्षण क्रमबद्धता कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चा 0 से 2 वर्ष की उम्र में है। तो ये आपका आंसर गलत हो गया। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें बात कही गई है परिकल्पित निगमात्मक तर्क, यानी कि बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष की उम्र में है, तो क्या वो मतलब वो चीजें सोच पाएगा जो उसके सामने नहीं है? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का बच्चा है और जो उसके सामने चीजें नहीं है, या उससे कह दो आप ताजमहल के बारे में हमको बताओ, 2 से 7 साल का बच्चा, 2 से 7 साल के बीच का बच्चा, तो क्या वो बता पाएगा ताजमहल के बारे में? नहीं बता पाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग। बिल्कुल सही बात है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है और वो उन चीज़ों के बारे में तर्क वितर्क करना शुरू कर चुका होता है जो वस्तुएं उसके सामने प्रेजेंट होती हैं, जो वस्तुएं वो देख रहा होता है उसमें वो तर्क वितर्क करता है कि अच्छा ये वस्तु, इसका क्या नाम है, इसका ये नाम क्यों है, ये ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। तो बच्चा बहुत कुछ तर्क वितर्क कर रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट जो है आ रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत जीववाद सोच, तो ये आपका स्टेज हो जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है हर चीजों को देखता है तो उसको ये लगता है कि इसमें जीव है, इसमें जान है, क्योंकि बच्चा क्या है, 0 से 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है उसको ये लगता है कि आसपास मेरे जो भी चीजें हैं उनमें जान है। अगर वो खेल रहा है, मेज मेज से चोट लग गई बच्चे को, और अगर आपने मेज को एक थप्पड़ मारा
मतलब मेज को ऐसे टच किया, मतलब उसको मार दिया, तो बच्चे को ये लगेगा कि इसको चोट लगी है, बच्चा खुश हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को क्या लगता है कि मेरे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें जान है। अगर वो सूरज को भी देख रहा है तो उसको ये लगता है कि सूरज में भी जान है, ठीक है, क्योंकि मुझे वो रोशनी दे रहा है। तो बच्चा क्या है, जीववादी सोच में होता है। एज क्या है, 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है। स्टेज कौन सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है वो कौन से स्टेज की व्यवस्था मतलब विशेषता है, तो आपका पहला ऑप्शन है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा इसमें क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसका खिलौना अगर यहाँ पर रखा है, बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको एक लक्ष्य बना करके वो धीरे 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 घिसड़ घिसड़ कर क्या है वहां तक पहुंचेगा और वो खिलौना प्राप्त कर लेगा। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है इसी स्टेज में आना शुरू हो जाते हैं। संवेदी चालक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज 2 से 7 वर्ष, सॉरी 0 से 2 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ ले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कौन कितनी उम्र में होता है, तो आपको पता ही नहीं है, तो अब पता होना चाहिए कि बच्चा कौन सी उम्र में कौन सी स्टेज पर होगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, आपको सारी बातें जब पता होंगी तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थिगत अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार पूछा गया है। तो पहला है मानसिक प्रतिनिधित्वता, या फिर अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, या फिर अनुबंधन, या फिर वस्तु स्थायित्व। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि मानसिक प्रतिनिधित्वता, क्योंकि बच्चा स्थिति मतलब स्थिगत अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता भी है बच्चे में। बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को क्या कर रही है, मानसिक प्रतिनिधित्वता के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व जो है आपका सेंसरी मोटर में आता है, स्कीमा नहीं होगा, अनुबंधन भी नहीं होगा। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बात कही जा रही है, माहिरा जो है का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है, यानी जो बाहर के कारक होते हैं, बाहर का जो रीजन होता है उससे हम सही गलत का नियंत्रण कर पाते हैं, और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को जो है स्वीकृत यानी स्वीकारित है। वह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर बच्चा है, क्योंकि वो दूसरे के बारे में समझती है कि हमारे पे जो है गलत और सही का नियंत्रण जो है वो बाहर के कारकों के द्वारा हो पा रहा है। तो बच्चा कौन सी स्टेज पर होगा ये आपको बताना है। तो पहला है उत्तर संक्रियात्मक, यानी कि आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, या फिर आपका जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, या फिर आपका पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज था पहला ऑप्शन, फिर है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या फिर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर आपका होगा प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो कौन सी उम्र में बच्चा है क्वेश्चन नंबर 10 का फोर ऑप्शन होगा कि प्री जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज पर बच्चा है, क्योंकि क्या है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को बारे में समझ पा रहा है, दूसरे के बारे में सोच पा रहा है कि जो बाहरी कारक हैं वो हम पे क्या है नियंत्रण कर रहे हैं। तो आंसर होगा फोर ऑप्शन सही। कोहलबर्ग की थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आप में आता है। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो नैतिक विकास पर आधारित है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट पर आधारित है। इसमें बच्चे में क्या दुविधा रहती है कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो हैंज डिलेमा पर आधारित है, कि हैंज के बारे में सारी मतलब कहानी बताई जाती है, फिर बच्चे अपने स्टेज के अनुसार बताते हैं कि हैंज जो है उसको क्या करना चाहिए था, कि हैंज ने जो किया वो सही था या गलत था। तो बच्चे जो है दुविधा में होते हैं कि हैंज को क्या करना चाहिए था। तो इनकी थ्योरी जो है नैतिक विकास पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। आंसर जो है फोर ऑप्शन से होगा। इनमें क्या है 3 स्तर दिए गए हैं,
जो थ्योरी है वो 3 स्तर पर आधारित है और 6 चरण दिए गए। ये ध्यान रखना कि कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं, 6 चरण दिए गए हैं, एक स्तर पर 2 चरण दिए गए हैं, इस वजह से 6 चरण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसका प्रमुख रीजन जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो पहला है अनुकरण, संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर अनुकूलन। तो सिंपल सी बात है, वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो किस पर आधारित है, सोशल कल्चर अप्रोच यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। और वाइगोस्की की थ्योरी में सब कुछ जो है समाज पर निर्धारित किया गया है। तो अनुकरण तो होगा नहीं, क्योंकि कॉपी करके बच्चा किसके अकॉर्डिंग सीखता है, स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कहते हैं, बच्चा जो है नकल करके सीखेगा। संगठन और आपका अनुकूलन जो है पियाजे की थ्योरी में चला जाता है। बचता क्या है, थर्ड ऑप्शन कि आपका सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है सामाजिक अंतःक्रिया इसमें सही होगा, क्योंकि जब बच्चा लोगों से कनेक्ट होगा, मान के चलिए 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को आपने क्या किया, एक बच्चे को आपने बेहतर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, एक बच्चे को आपने बंद कमरे में रखा या फिर आपने उसे जंगल में छोड़ के आ गए। तो क्या बच्चा जो जंगल में छोड़ कर आए हो, तो क्या उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर हो पाएगा, क्या वो लोगों से अच्छे से बात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं मिला। वो बोलेगा जो जानवर की भाषा, जो जो वहाँ पर जानवर बोलते थे वो ऐसी लैंग्वेज बोलेगा। लेकिन जो बच्चा, जिस बच्चे को आप अच्छे इन्वायरमेंट में छोड़ के आए थे, उसकी लैंग्वेज बेहतर होगी, वो अच्छे से बात करता होगा, वो सामने वाले को रिस्पेक्ट देकर बात करता होगा, उसको समझ में आता होगा कि हाँ हमको कैसे किससे बात करनी है। तो क्या हुआ, समाज जो है प्रभावित हुआ, यानी कि कैसा माहौल रहा बच्चे का, वो क्या है उसका इफेक्ट पड़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। क्योंकि बच्चा तो दोनों थे, बच्चे तो दोनों थे, दोनों बच्चों को आप छोड़ के आए, एक को जंगल में छोड़ के आए, एक को आपने अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया। तो जो जंगल में छोड़ के आए वो जंगल की लैंग्वेज बोल रहा है, क्योंकि उसको समाज वैसा मिला। और दूसरा बच्चा जो है वो अच्छी लैंग्वेज बोल रहा है, अच्छे से बात कर पा रहा है, क्योंकि उसको वैसा समाज मिला। तो समाज भी निर्धारित करता है बच्चे की लैंग्वेज कैसी होगी, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। क्योंकि वाइगोस्की ये कहते हैं कि बच्चे को अगर मैंने अच्छा इन्वायरमेंट दिया, जहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो बच्चा उम्र से भी बेहतर सीखेगा। अगर 5 साल का बच्चा है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया तो उसका तौर तरीका बदल जाएगा, यानी उम्र से बेहतर वो सीख लेगा। लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी चरणों में डिवाइड किया डेवलपमेंट को बच्चे के। इन्होंने बच्चे का जो ग्रो है, जो डेवलपमेंट है, उन्होंने चरणों में डिवाइड कर दिया कि हर बच्चा जो है इतनी स्टेज पर जब पहुंचेगा तो इसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। क्योंकि पियाजे जो है वो हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं, वाइगोस्की जो है वो इन्वायरमेंट को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसलिए क्या है, दोनों थ्योरी में डिफरेंस यही है कि पियाजे ने बच्चों को स्टेजों में डिवाइड कर दिया कि इतनी स्टेज में बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा जब बच्चा यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने हेरिडिटी को महत्वपूर्ण माना। क्योंकि हेरिडिटी क्या है, इतनी उम्र में बच्चे की यहाँ तक परिपक्व हो जाती है। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं नहीं, अगर समाज बच्चे को अच्छा दिया गया है, समाज अच्छे से बच्चा समाज में अच्छे से अंतःक्रिया कर रहा है, तो वो अपनी उम्र के हिसाब से भी बेहतर सीख पाएगा। ठीक है, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्नर और आपका लॉरेंस कोहलबर्ग। तो कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, फर्स्ट ऑप्शन होगा कि बात कही जा रही है कि यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो भाषा को किसने महत्वपूर्ण माना अपनी थ्योरी में, वाइगोस्की ने जो है अपनी थ्योरी में महत्वपूर्ण माना, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज को, टूल्स को जो है बहुत महत्वपूर्ण अपनी अपनी थ्योरी में माना। क्योंकि वाइगोस्की का ये मानना था कि अगर हम कोई वस्तु, कुछ भी ए टू जेड हम सीखते हैं तो किसी ना किसी लैंग्वेज में सीख रहे होते हैं। जैसे कि आप मूवी देखते हो, तो मूवी भी एक लैंग्वेज में आप देख रहे होते हो, कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, साउथ की होगी, हिंदी लैंग्वेज में देख रहे हो, भोजपुरी लैंग्वेज में देख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में देख रहे हो, तो वो लैंग्वेज एक ना एक निर्धारित होती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो भी किसी ना किसी लैंग्वेज में बात कर रहे होगे, किसी ना किसी भाषा में। अगर आप चैट भी कर रहे हो तो भी आप किसी ना किसी लैंग्वेज में जो है लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हो। तो वाइगोस्की ये कहते हैं कि अगर आपका संज्ञानात्मक बेहतर होगा, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पढ़ाई जब करते हो तो किसी ना किसी लैंग्वेज में टीचर से कनेक्ट हो रहे होते हो। तो जब आप टीचर से कनेक्ट होते हो, आप सीख रहे होते हो तो लैंग्वेज के माध्यम से, और जब आप सीखोगे तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होगा।
ठीक है। तो वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि भाषा के माध्यम से हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, भाषा के माध्यम से हम चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, हर चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर हो रहा होता है। ठीक है, हम सामने वाले के विचार, उसका अनुभव, उसकी राय, उसकी थिंकिंग, वो क्या फील कर रहा है, हम लैंग्वेज के माध्यम से ही सीख पाते हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, जीन प्याजे नहीं होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, यानी 8 प्रकार की इंटेलिजेंट इन्होंने दिया है। ध्यान रखना 8 प्रकार की बुद्धि पढ़कर जानी है, क्योंकि आप में 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछेगा। ठीक है। कोहलबर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी इन पर आधारित है। इनकी भी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं चारों में से क्वेश्चन हर एक थ्योरी से पूछा जाता है, कंपलसरी है। तो अच्छे से समझ के जाइएगा। आपका पेपर जो है वो 7 जुलाई को होने वाला है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ज़्यादा ना लोगों से कनेक्ट होना है, चुपचाप अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो भी आज तक आपने कंप्लीट किया है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 2 काम करिए, 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश डैश बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हो रहा है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार, तो वो क्या है? अनुकूलन है, जो आपका सजा है, या फिर रट कर स्मरण करना, या फिर सांस्कृतिक उपकरण। तो आंसर आपका इसमें होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि क्या है, सांस्कृतिक उपकरण को वाइगोस्की ने महत्वपूर्ण माना। स्मरण करना, रट्टाफिकेशन, रोट मेमोराइजेशन नहीं महत्वपूर्ण माना इन्होंने। पनिशमेंट भी बच्चों को आपको नहीं देना है किसी भी प्रकार का। अनुकूलन आपका ये वो पियाजे की थ्योरी में चला जाता है। आंसर बचता है आपका 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक उपकरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे का कैसा कल्चर है, बच्चा किस बैकग्राउंड से है, वंचित पृष्ठभूमि से बच्चा है तो उसका बैकग्राउंड वैसा होगा, तो उसका अनुभव, उसका संज्ञान एक अलग प्रकार का होगा। जो अच्छा बच्चा होगा, अच्छी फैमिली से, उसका अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छा कल्चर होगा, तो बच्चे का जो है संज्ञान दूसरे प्रकार का होगा। तो बच्चे का कल्चर कैसा रहा, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, यानी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है। अब वो कैसे? मान के चलिए 5 साल का बच्चा है, 2 बच्चे हैं 5 साल के। एक बच्चे को आपने ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया, ऐसे कल्चर में छोड़ के आ गए जहाँ पर लोग चोरी करते हैं, जहाँ पर लोग अच्छे से बात नहीं करते, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। और दूसरा बच्चा है, आप वहाँ उसको ऐसे माहौल में छोड़ कर आए जहाँ पर लोग बहुत शिक्षित हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो बच्चे का दोनों ग्रो होगा। लेकिन क्या है, बच्चे तो दोनों थे, 5-5 साल के बच्चे थे, आपने उनको क्या किया, अलग अलग इन्वायरमेंट दे दिया, तो बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग हो गया। अब जो 5 साल का बच्चा था, जिसको आप ऐसे माहौल में छोड़ कर आए थे जहाँ पे बच्चे लोग जहाँ पे थे वो चोरी करते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे, तो बच्चा क्या है, वैसा बन गया, वो भी चोरी करने लगा, उसको क्या लगा, चोरी करना नॉर्मल है, अच्छी बात है। दूसरा बच्चा जो है, आप उसको ऐसे इन्वायरमेंट छोड़ के आए जहाँ पर लोग शिक्षित थे, अच्छे से बात करते थे, तो बच्चा वो अच्छे से बात करेगा, अच्छे से रिस्पेक्ट दे के बात करेगा, तो बच्चे का तो ग्रो हुआ। लेकिन इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से बच्चे का जो है ग्रो भी अलग अलग हो गया, बच्चे का डेवलपमेंट भी जो है प्रभावित हुआ, वो भी क्या है, अलग अलग हो गया। तो बच्चे का कल्चर कैसा, इसीलिए कहते हैं छोटा बच्चा है तो उसको अच्छा इन्वायरमेंट दो, अच्छा माहौल घर का रखो, जिससे बच्चे का अच्छा बेहतर परफॉर्म, यानी कि जिससे बेहतर जो है बच्चे का अच्छा जो है डेवलपमेंट हो पाए, वो अच्छा ग्रो कर पाए, अच्छा परफॉर्म वो कर पाए। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम में जो है जगहों को पहचानने व उनके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन के कौशल हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम की किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? यानी कि जो अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन के कौशल जो है विकसित हैं, यानी जगहों के बारे में जो राम है उनको अच्छी खासी नॉलेज है। ठीक है, तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी? प्राकृतिकवादी बुद्धि है, अंतवैयक्तिक बुद्धि है, या फिर स्थानिक बुद्धि पाई जा रही है, या संगीतम यानी संगीतमय बुद्धि है, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि स्थानिक बुद्धि पाई जा रही है, उनको स्थान के बारे में अच्छा नॉलेज है, जगह के बारे में अच्छा नॉलेज है कि हमको कहाँ पे अपना जो है कैसे जो है प्रयोग करना है, कैसे हमको नौचालन
यानी कैसे हमको क्या करना है, हमको स्थान के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही कि उनमें क्या है, स्थानिक बुद्धि पाई जा रही है। स्थानिक बुद्धि में आपके जो है सर्जन वगैरह भी आ जाते हैं, और आपके जो जो ये पेंटिंग वगैरह भी बनाते हैं, यानी कि जो मूर्तिकार हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका टाइम मतलब स्थान इतना फिक्स है, कितने में हमको मूर्ति का पूरा आकार दे देना है। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया, नाक अगर गड़बड़ बन गई, तो पूरा चित्र खराब हो जाएगा, पूरी मूर्ति खराब। तो इसलिए उनको भी ध्यान होता है कि कैसे हमको कहाँ पे किस आकार में जो है क्या लुक देना है। तो उनमें भी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। संगीत में जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंट होता है, जैसे कि जो गीत वगैरह गाने वगैरह लिखते हैं, तो उनमें जो है म्यूजिक इंटेलिजेंट होगा। प्राकृतिकवादी बुद्धि जो आपके जैसे कि मान के चलिए जिनको पेड़ों के बारे में नॉलेज है कि हाँ हमको कब पेड़ लगाने हैं, कब इसमें खाद डालनी है, कब पानी डालना है, तो उनके बारे में जैसे जिनको नॉलेज है, जैसे कि उनको सब कुछ पेड़ के बारे में, प्रकृति के बारे में पता है, तो वो क्या है, प्राकृतिक बुद्धि उनमें पाई जाती है। अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि है यानी इंटरपर्सनल, यानी कि जो हम दूसरों के बारे में समझ पाते हैं कि दूसरे जो है हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों परेशान है, क्या उसको प्रॉब्लम है, हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हैं, तो हमारे में इंटरपर्सनल जो है बुद्धि पाई जाएगी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट होगा व्यक्ति। लेकिन अगर व्यक्ति अपने बारे में समझ रहा है कि मेरे क्या मोटिव हैं, मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, मैं क्या करना चाहता हूँ, आखिर मैं आज दुखी हूँ तो क्यों दुखी हूँ, आखिर मैं परेशान क्यों हूँ, तो अगर बच्चा खुद के बारे में समझ पा रहा है तो वो उसमें क्या है, इंट्रापर्सनल बुद्धि होगी। अगर हम दूसरे के बारे में समझ पा रहे हैं तो हमारे में इंटरपर्सनल बुद्धि होगी। दोनों में थोड़ा सा डाउट, मतलब थोड़ा सा जो है डिफरेंस है, आंसर दोनों के चेंज है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ भी लेता है, तो हार्वर्ड गार्डनर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बात कही गई है, मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, यानी कि एनालिसिस करना है टीचर को, तो कौन सी बात को ध्यान में नहीं रखेगा। क्वेश्चन नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। पहला है, छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, इसके बारे में ध्यान ना रखे टीचर। या फिर मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, इसके बारे में ध्यान ना रखे। या फिर मैं छात्रों का जो है नामीकरण व पृथक्करण कैसे कर सकता हूँ, इस पर जो है ध्यान ना दे। या फिर अलग अलग छात्रों के सीखने की व्यवस्था के बारे में पता लगाने की विभिन्न तरीके क्या हैं। तो आंसर इसमें होगा आपका थर्ड, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कि मैं छात्रों का नामीकरण व पृथक्करण कैसे कर सकूं, क्योंकि बच्चों को आप अलग थलग नहीं करोगे, आप बच्चों को ग्रुप में डिवाइड नहीं करोगे। बच्चा जैसा भी आप उसको इंक्लूड करोगे, हर बच्चे को आप ग्रुप में रखोगे। ये नहीं कि गिफ्टेड बच्चे एक ग्रुप में, डम बच्चे एक ग्रुप में, जो बच्चे जनरल बच्चे हैं यानी जो सामान्य बच्चे आते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा सब कुछ नॉलेज होता है, वो एक ग्रुप में। आप बच्चे को रैंकिंग, लेबलिंग जो है पृथक्करण नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। एनसीएफ आपका कहता है बच्चे को हमको अलग थलग नहीं करना। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है हमको बच्चे को अलग थलग नहीं करना है, हर बच्चे को इंक्लूड करना है, और हर बच्चे की नीड के अनुसार हमको मदद करनी है। जैसा भी बच्चा आया है, देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है, जैसा भी दिक्कत है उसको हमको क्या है, इंक्लूड करना है, उसकी नीड के अनुसार हमको उसको मदद देनी है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। बाकी ऑप्शन आपके पॉजिटिव थे, सही थे, बट निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जब आप एनालिसिस करोगे तो छात्रों की तैयारी का क्या स्तर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस के माध्यम से पता चलेगा कि बच्चा जो है वो क्या है, उसकी तैयारी कहाँ तक हुई, आप उस हिसाब से एनालिसिस करोगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही था। मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में जो है अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, यानी कि जो हमारा टीचिंग मैथड है उसमें मदद करेगी, तो ये भी आपका ऑप्शन सही, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अलग अलग छात्रों के सीखने की अवस्था के बारे में पता, ये भी आपका होना चाहिए आपको, क्योंकि बच्चा कैसा है, वो कैसे सीखेगा, कैसा उसको हम इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, कैसा उसको हम ग्रो करवा सकते हैं, कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं, इस बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए एज अ टीचर के रूप में। तो ये भी आपका ऑप्शन पॉजिटिव था, बट निगेटिव का हमको निगेटिव आंसर देना था, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको अलग थलग बच्चे को बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में आपको अलग थलग नहीं करना है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग जो है 16 से स्टार्ट करेंगे, यानी आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो कमेंट में अपना स्कोर कितना हुआ है आप लोग वो बताइएगा।
कल की क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग 3 बजे, कल की क्लास में 3 बजे ज्वाइन होइएगा। कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है आपको अच्छे खासे देखने को मिले होंगे आज भी, और कल भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा सेट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट था, काफ़ी अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन थे। तो इसको प्लीज़ कल की क्लास में भी आप लोग ज्वाइन होइएगा। 3 बजे की क्लास जो होगी वहाँ पे हम लोग कल जो है 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपना स्कोर एंड क्लासेस कैसी लगती हैं वो भी आप लोग अब कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। क्या चेंजमेंट हमको करना चाहिए वो भी आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 बजे की क्लास में आपको जो है एसएसटी पैडागोजी की क्लास मिली होगी, उसको जाकर के ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।